स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी फैन फिक्शंस वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं करते हैं तो ये आदत भी डाल दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वी वुशान की शादी एक बहुत ज़्यादा बीमार प्रिंस लांग वांगजी से करवा दी गई है, जिसके कारण हमारे विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अभी भी फ्लोर पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। विंग के आंसू रुकने को तैयार नहीं है और उसके दिल की ये टेंशन भी और मतलब घबराहट भी रुक नहीं रही है। अब वो रोते रोते ऑलमोस्ट बेहाल हाल में हो गया और बार बार अपनी बहन, अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख के बोल रहा है, हम क्या करेंगे? मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। मैं इस बीमार राजकुमार का हस्बैंड नहीं बनना चाहता। मुझे 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 समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेचारा भी यही बार बार बोल रहा है। तो इस तरीके से परेशान हो रहा है। ये देखकर पीछे खड़ा वेंजिंग, जो उसे काफ़ी एडमायर भी करता है, उसके वी गगा हैं वो, इसलिए वो थोड़ा टेंशन कम करते हुए और ये बोलो अचानक से बचपने में, क्योंकि वो इन सबसे छोटा है, अभी सिर्फ एक 16 साल का है और ये सब लोग 20 साल के हैं, यानी 21 की है और बाकी ये तीनों 20 के हैं। एकदम से बोलता है, तो गगा आप यहाँ से भाग जाओ, आप इस प्रिंस के साथ मत रहो, यहाँ से दूर चले जाओ। जिस चीज़ से सब लोग अब वेंचिंग और मतलब बाकी सब लोग वैनिंग को घूर घूर के देखते हैं और बोलते हैं, वैनिंग तुम चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। पर ये बहुत अच्छा आइडिया है वैनिंग। एकदम से विंग बीच में कूद के सबको इग्नोर करते बोलता है, वाह वैनिंग तुम सच्ची में ग्रेट हो, तुमने क्या आइडिया दिया है। ना मैं यहाँ रहूँगा, ना मुझे विधवा बनना पड़ेगा, ना ही मुझे वो विधवा वाले चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं फ्री, ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। हाँ वैनिंग चलो भाग चलते हैं। और ये बोल के वो वैनिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर ही जा रहा था जब अचानक से उन दोनों को रोकने के लिए वो तीनों यानी वेंचिंग, याली और जंगचन उनके सामने हाथ खोल के खड़े हो जाते। नहीं विंग तुम ऐसी हरकत मत करो, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी प्रिंस से हुई है, तुम ऐसे नहीं भाग सकते। अरे कौन सा प्रिंस? वो डेड बॉडी? अरे वो जिंदा होके भी मरने वाली हालत वाला प्रिंस। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी पूरी लाइफ इसके ऊपर नहीं स्पेंड कर सकता। तुम्हें पता है ना मेरे कितने सपने थे मेरे हस्बैंड के लिए, या सॉरी मेरी वाइफ के लिए। हस्बैंड कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ की जगह मुझे एक हस्बैंड मिल गया, वो भी बीमार। तुम्हें लगता है मैं ये इस बीमार आदमी के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करूंगा? नहीं, मैं इस लैंड की इस बंदिशों में, इस महल में बिल्कुल नहीं रह सकता। बिल्कुल सही सोचा वैनिंग ने, मुझे यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। वैनिंग को और विंग को रोकने के लिए फिर से ये लोग आगे की तरफ रोकने लगते हैं। नहीं विंग तुम्हें नई आइडिया है, तुम इस समय लैंड के एम्पायर से पंगा लोगे, तुम राजा से पंगा लोगे। राजा के पूरा का पूरा लैंड राजा के अंडर में है। यहाँ तक कि इस पूरे किंगडम में तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तो मैं किसी और किंगडम में चला जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं जंगलों में रह लूंगा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। और ये बोल के विंग तुरंत तालिस्मान से उन तीनों को मूर्ति बना देता है। विंग की पॉकेट से निकले इस तालिस्मान से ये लोग बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े हो गए और बस गर्दन मतलब आंखें घुमा ही सकते हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। और विंग एकदम से बोलता है, मैंने कहा था मेरे सारे तालिस्मान काम करते हैं, ये भी करता है, तुम लोग ऐसे ही रहो और मैं और वैनिंग यहाँ से जा रहे हैं। ये बोल के वो वैनिंग के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। वो बेचारे तीनों करते रह जाते हैं, लेकिन विंग तो उस मतलब वांगजी के इस महल इस जिनशी से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग दौड़ता हुआ जा रहा है। ये सोच के वो बाहर चला जाएगा बिना ये दिमाग लगाए कि उसका घर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है मिनिस्टर का घर हो जिसपे 2-3 ही गार्ड हो। ये महल है, ये लैंड एम्पायर का पूरा महल है जो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी से हर जगह बहुत बड़े बड़े कमांडो या ये कह सकते हैं कल्टीवेटर्स खड़े रहते हैं। तो उन कल्टीवेटर से विंग और ये 16 साल का मासूम सा बच्चा कैसे भाग सकता था? इसलिए वो थोड़ी ही दूर जाते हैं जब उन्हें गार्ड पकड़ लेते हैं। गार्ड उन्हें पकड़ के और ये वापस राजा के पास ही ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके महल से कोई भाग रहा है। अभी उन्हें भी नहीं पता कि ये वी वुशान जो भाग रहा है बंदा रिस डैड हानफू में जो ब्राइड की तरह मतलब एक तरह से ग्रूम की तरह ड्रेसअप है, ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के फर्स्ट प्रिंस लांग वांगजी का पति है। इसे वो बेचारे उसे नॉर्मल कोई घुसपैठिया या पता नहीं कोई पागल समझ के वापस उसे जो इस समय महल की सिक्योरिटी इंचार्ज है यानी मिनिस्टर के पास ही ले जा रहे थे, यानी मिनिस्टर नी के घर की तरफ। जब उन्हें वहाँ पे कोई नी मिंजे नहीं बल्कि नी हुसैन मिलते हैं जो नी मिंजे के छोटे भाई हैं। नी हुसैन विंग और वैनिंग को लेकर उन गार्ड्स के साथ
उन्हें सीधा जिनशी ही लेकर आते हैं। फिर उन गार्ड से तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। इतना ही नहीं, वो उन गार्ड को ये बात किसी और को अभी ना बताने के लिए ही बोलते हैं वो गार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब लोग नी मिनिस्टर के अंडर ही आते हैं, तो वो अग्री हो जाते हैं। वहीं नी हुसैन जब उन जिनशी में इन दोनों को ऐसे नीचे बंधा हुआ देखता है, ऑब्वियसली गार्ड ने उन्हें रस्सियों से बांध कर ही यहाँ पे लेकर आए थे, तो उन्हें अंदर देखता है तो पहले उन लोगों को देखता है जो बंधे हुए दो नीचे बैठे हैं, और फिर उनके साइड में 3 लोगों को देखता है जो शॉकिंगली खड़े हैं। फिर उन नी हुसैन हंसते हुए तुरंत अपने हाथ से एक चुटकी सी बजाता है, जिससे वो तीनों अब एकदम से फ्री हो जाते हैं। आप तीनों घूर घूर के विंग और वैनिंग को देख रहे हैं, और तुरंत आगे बढ़ के वैनची गुस्से में पहले विंग के सर पे एक टपली मारती है, और फिर गुस्से में वैनिंग के सर पे टपली मारती है और बोलती है, तुम दोनों एक नंबर के बुद्धू हो। वैनिंग, तुम बच्चे हो इसलिए तुमसे इस चीज़ की उम्मीद हम कर सकते हैं, पर विंग तुम तो वैनिंग से 4 साल बड़े हो, तुम्हारे पास तो दिमाग होना चाहिए, या तुम इससे भी ज़्यादा छोटे हो। तुम्हें पता है ना, तुम इस समय अपने घर में नहीं बल्कि लैंड महल में हो। शुक्र है कि तुम्हें राजा के पास नहीं बल्कि वापस यहाँ लाया गया। वैनचिंग नी हुसैन की तरफ देखते हुए 90 डिग्री का बो करती है। उसके साथ पीछे जांचा और याली भी सेम बो करते हुए ऑफिसर बोलते हैं, थैंक यू रॉयल ऑफिसर नी हुसैन, आपने इन दोनों को राजा के पास नहीं बल्कि हमारे पास लेके आए। ये दोनों भी नादान है, और विंग बहुत घबराया हुआ है। उसकी अचानक से इस तरीके से फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हंगवनजुन से शादी हो गई, इस चीज़ के लिए से उसे शौक लगा और इसलिए वो यहाँ से भाग रहा था। तो शादी के पहले दिन ही तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भागना चाह रहे थे। रॉयल कॉन्सर्ट विभूषण, जिस चीज़ से विंग एकदम से गुस्से में नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, कौन कॉन्सर्ट? मैं कोई कॉन्सर्ट नहीं हूँ। तो आप तो कॉन्क्यूपाइन भी नहीं हो, क्योंकि कॉन्क्यूपाइंस की तो शादी नहीं होती, लेकिन आपकी तो शादी हुई है, तो आप रॉयल कॉन्सर्ट ही हो विभूषण। इस बात को बोलते हुए वह कोई भी देख सकता है नी हुसैन के चेहरे पे एक कनिंग स्माइल है। अभी भी उसके हाथ में फ़ैन है और वो हल्का हल्का फ़ैन हिला भी रहा है, जिस चीज़ से विंग गुस्सा होता है और बोलता है, मुझे कोई रॉयल कॉन्सर्ट नहीं बनना है और मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। विंग दोबारा से भी बोलता है, तो वहाँ नी हुसैन अब थोड़ा गुस्से में एकदम से अपना फ़ैन बंद करके गुस्से में अपने दोनों हाथ पीछे करता है और गुस्से में बिल्कुल वहाँ मतलब विंग के बिल्कुल पास खड़ा है और बोल रहा है, तो मर जाओ, क्योंकि यहाँ से बाहर अब सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी ही जा सकती है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन अब तुम बन चुके हो रॉयल कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट्स की लाइफ यहाँ यही है, वो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं या फिर उनके साथ उनके मतलब पीछे उनकी याद में रहते हैं, और इस महल से तो सिर्फ डेड बॉडी बन के जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? ये यहाँ से चले जाना, सबको पीछे छोड़ के नई लाइफ बिताना, अब ये इतना आसान नहीं है विभूषण। इसलिए मैं तुम्हें आज क्लियर कट बता देता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है जो इस समय यहाँ पर है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जियो या फिर अभी खुद को ख़त्म कर लो। इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। नी हुसैन जब ये बोल रहा है तो अब उसके अंदर वही कॉन्फिडेंट रॉयल जो गार्ड्स और ऑफिसर्स का ऑरा होता है वैसा ऑरा है, जिसे देख के यानली, जंचा और रैंचिंग के चेहरे पे अभी तो विंग के लिए जो गुस्सा था अब एकदम से कंसर्ट में चेंज हो जाता है। अब एकदम से वो विंग के लिए परेशान से हो जाते हैं। वहीं वैनिंग भी अब इमोशनल होके विंग की तरफ देख रहा है। वहीं विंग अब थोड़ा सा इमोशनल होके अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, पर मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी, ये लाइफ मैंने नहीं जी, ये तुम्हारी किस्मत थी, शायद डेस्टिनी तुम्हारे लिए यही सोच रही थी। ये बोलते हुए नी हुसैन अब हल्के से वैनचिंग और मतलब जंचा को इशारा करता है कि वो तुरंत इन लोगों को हाथ पैर खोल दे, मतलब ये जो रस्सी बंदी हुई है इसे खोल दे, जिसके इशारे सुन देखते ही वैनचिंग और विंग की जांगचैन रस्सियाँ खुलने लगते हैं। अब विंग सीधा खड़ा है अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब नी हुसैन अपने चेहरे पे स्माइल रखता है और बोलता है, वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ ख़त्म हो गई? बल्कि मुझे लगता है तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हारे और वेंचिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों इस समय के, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के, इस लैंड किंगडम के बेस्ट हीलर्स हो। तुम दोनों की जोड़ी तो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकती है, तो तुम दोनों के इतने परेशान क्यों हो? तुम दोनों के पास तो इतना बड़ा मौका है। अब तुम किसी और को नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु को क्यों नहीं ठीक करते?
अगर तुम दोनों ने फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु को ठीक कर दिया तो क्या पता खुश होके प्रिंस और किंग तुम दोनों को आज़ादी दे दे, या ये कह दे विंग तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जब विंग को ये बात न्यूसेन बोल रहा है तो न्यूसेन दोबारा से अपना फ़ैन निकाल लेता है और दोबारा से हल्के से स्माइल देते हुए अपने फ़ैन को हिलाने लगता है। वहीं विंग और वेंचिंग पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर एकदम से न्यूसेन को देखते हैं और एकदम से विंग स्माइल कर देता है, तुम वो बर्ड वाले। और जिस चीज़ से न्यूसेन एकदम से स्माइल करता है, चीची, उसका नाम चीची है, वो मेरी सबसे क्लोज सबसे प्यारी चीची बर्ड है। तुम मेरी बर्ड का बर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन वो बर्ड ही है ना, और बर्ड को बर्ड नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा। और चीची कैसा मजा पागलों वाला नाम रखा है इस बंदे ने। विंग बेचारा मन में सोचता है और याद करता है कि कुछ समय पहले कैसे एक पर्सन एक छोटी सी चिड़िया को लेकर उनके पास आया था, उनके उस क्लिनिक पे जिसे विंग और विंग और वैनिंग चलाते हैं लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए। और उसने रिक्वेस्ट की थी उस मरती हुई बर्ड को बचाने की। वो बर्ड ऑलमोस्ट बहुत घायल थी, किसी बड़े पंछी ने उसे बहुत खाने की कोशिश की थी, तो उसके बचना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन उसके बावजूद विंग और वैनिंग ने मिलकर उस बर्ड को बचा लिया था। और इसी कारण न्यूसेन को ये दोनों याद हैं, पर इन दोनों को इतने सारे लोग मिलते हैं तो वो बर्ड वाला बंदा याद नहीं रहा था। लेकिन आज इन दोनों को जब याद आता है तो वो शॉकिंगली कहते हैं, तुम वो ही हो? हाँ मैं वही हूँ। सोचो जो जानवर मर चुका था तुम दोनों उसे ज़िंदा कर सकते हो, तो यहाँ तो एक इंसान की बात है। हम अभी भी हमारे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हंगवंजुन जिंदा हैं, हंगवंजुन को बचा सकते हो तुम दोनों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों के अपनी टैलेंट और अपनी स्किल से ये काम कर सकते हो। जब ये बात न्यूसेन बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस है उससे विंग और वेंचिंग को भी अपने ऊपर बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंस फील होता है। वहीं जंचा और यानली और वैनिंग की आंखों में भी थोड़ी चमक आ जाती है। अब यानली सबसे आगे बढ़कर विंग के माथे पे बहुत प्यार से हाथ फिराती है और बोलती है, हाँ विंग मुझे पता है तुम और वेंचिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलर हो, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो। और तुम तो बहुत स्पेशल हो। मेरा भाई कुछ भी कर सकता है तो वो अपने पार्टनर को कैसे नहीं बचा सकता। विंग तुम्हारे पास चांस है अपनी डेस्टिनी को बदलने का। क्या पता तुम इस वीडियो की लाइफ ना ही बिताओ, क्या पता तुम अपने टैलेंट से अपनी स्किल से हाँ फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु को ठीक कर दो। और उनके ठीक होने के बाद क्या पता वो ही तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, क्या पता तुम एक मेल हो और ये जानने के बाद वो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी वापस दे दें, या फिर तुम्हें कोई बहुत अच्छी पोजीशन दे दें जैसा तुम दोनों चाहते हो, जैसा तुम दोनों डिज़र्व करते हो वैसे ही तुम्हें रॉयल हीलर की पोजीशन मिल जाए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। सोचो विंग, अब यानली विंग का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बदलने की कोशिश करती है, ये सोच के कि मेरा पति मर जाएगा, मुझे विडो वाली लाइफ बितानी पड़ेगी, उससे अच्छा क्यों ना अपने पति को बचाया जाए, अपने पति को सेव किया जाए और बाद में उसी पति से क्योंकि उसकी जान बचाई है तो गिफ्ट में कोई बड़ी पोजीशन या फिर आज़ादी ही मिल जाए। ये बात जब विंग के दिमाग में यानली डालती है तो वो विंग जो भी रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अचानक से हल्का सा चेहरे पे स्माइल, कनिंग स्माइल सी देता है और उसके दिमाग में ज़रूर कुछ आया है। ये चीज़ यहाँ खड़ा हुआ हर कोई पहचान सकता है। विंग की ये स्माइल से यहाँ सब कोई घबराता है, क्योंकि विंग जब भी इस तरह की स्माइल देकर कुछ सोचता है तो एक नई मुसीबत, एक नई शरारत करता है। लेकिन आज इस स्माइल में कहीं ना कहीं सब लोगों को कॉन्फिडेंस लग रहा है कि अब विंग कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा और विंग ऐसा ही करता है। विंग तुरंत अब अपनी सीजे के पास आके उन्हें गले लगा लेता है और बोलता है, ओ सीजे आप कितने स्वीट हो ना, आप हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हो। ये आइडिया बुरा नहीं है रॉयल ऑफिसर न्यूसेन, तुम मुझे न्यूसेन बोलो क्योंकि तुम अब मुझसे बड़ी पोजीशन कैरी करते हो और बाकी तुम सब, अभी तो मैं तुम्हें चांस दे रहा था यहाँ रहने का, लेकिन आगे से तुम इस तरीके से इस जगह नहीं आ सकते। सनी बोलता है तो विंग का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है और बोलता है, पर ये मेरी फैमिली है, ये मेरे साथ ही रहते हैं नहीं थे। अब तुम यहाँ जिनशी में रहोगे जो कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु की है और यहाँ पे बहुत ही कम लोग रह सकते हैं। तुम चाहो तो अपनी पसंद से कुछ मेड, कुछ सर्वेंट रख सकते हो, पर तुम्हारी फैमिली पूरे समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या वेंचिंग भी मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं और वेंचिंग हमेशा टीम बनकर ही काम करते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ वेंचिंग और उसके भाई के रहने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी किंग या उनके अंकल यानी ग्रेट मास्टर लाइन के हाथों में है, और उसके अलावा शायद ये अथॉरिटी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के पास है। तो इसका मतलब मैं अपनी अथॉरिटी दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें वो अथॉरिटी खुद लेनी सीखनी पड़ेगी। ऐसे डर के भागने से कुछ नहीं होगा विभूषण।
अब तुम्हें पोजी अपनी पावर को समझना पड़ेगा। तुम रॉयल कॉन्सर्ट, यहाँ तक कि सच कहूँ तो लैंड फॉरेन हो। तुम्हें लैंड फॉरेन का टाइटल जल्द ही लेना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम बाकी सबकी तरह यहाँ के रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और कोई बिना किंग या उनके अंकल या तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन के तुमसे मिलने नहीं आ सकता। जब यही बात न्यूसेन बोल रहा है तो विंग को महसूस होता है जैसे कुछ पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम से जीने की जगह अब उसे रूल्स, रेगुलेशंस, अपने घर वालों से मिलने के लिए परमिशन, ये सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इससे विंग के दिमाग में अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निर्णय आ जाता है कि अब उसे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हांगवंजुन को ठीक करना है और अपनी आज़ादी वापस लेनी है। इसलिए वो तुरंत अब वापस मुड़ता है और वांग जी की तरफ कदम बढ़ा देता है। उसके पीछे पीछे सब लोग विंग के मूव देख रहे हैं। अब विंग बिल्कुल वांग जी के पास बैठता है, बिल्कुल वांग जी के बेड के पास, और हल्के से वांग जी के फेस को देखता है। सबसे पहले तो वो पता नहीं क्यों सब वांग जी के फोरहेड रिबन को ही देखता है, हल्का सा ठीक करता है और बोलता है, हांगवंजुन, मैंने हमेशा आपके बारे में सुना है, दूर से आपको देखा है, लेकिन अब आपका मैं हस्बैंड बन चुका हूँ, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ठीक करने की और अपने आप को दोबारा से अपनी आज़ादी मिलने की चांस को इनकैश करने की। चलिए लगते हैं इस काम पे। और ये बोल के वो तुरंत वेंचिंग को इशारा करता है, जैसे वेंचिंग भी बिल्कुल जैसे विंग के इशारे को समझ गई है, एकदम से अपने हानफू से एक नीडल बॉक्स निकालती है और अब ये दोनों विंग और वेंचिंग वांग जी को चेक करने लगते हैं। सबसे पहले तो विंग वांग जी के हानफू को खोल के उसके पूरे चेस्ट को देखता है। जब ये दोनों ये सब कर रहे हैं तो बाकी सब लोग शांति से इन्हें जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। विंग और वेंचिंग बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंस ऑफ हांगवंजुन जिनके बारे में सब लोग कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर, मस्कुलर पर्सन, एक बहुत ज़्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी और कैरी करने वाला फर्स्ट प्रिंस जो गुसु हांगवंजुन, वो कहीं ना कहीं एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लाचार और बेबस से लग रहे हैं। उनके शरीर पे इस समय मांस के नाम पे कुछ ही बचा होगा, वरना वो तो इस समय एक हड्डी का ढांचा लग रहे हैं। उनका चेहरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। उनकी स्किन बिल्कुल उनके फेस के स्ट्रक्चर से टच हो गई है। उनकी आंखें के चारों तरफ बड़े बड़े ब्लैक सर्कल हैं। वो बेहोश हैं, लेकिन कोई भी कह सकता है कि इस समय ये पर्सन शायद कुछ ही सांस ले रहा है। उनकी इस हालत को देख के वेंचिंग और विंग भी थोड़ा परेशान होते हैं। वहीं वेंचिंग और विंग दोनों कुछ ही टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण वो दोनों शॉके हैं और एकदम से वो अब न्यूसेन की तरफ देख रहे हैं। अब तुरंत वेंचिंग न्यूसेन को जल्दी से एक बड़ा सा बॉल लाने के लिए बोलती है, जिसे वह न्यूसेन वहाँ से एक गर्म पानी के बॉल को लेकर आता है। अब वेंचिंग एक एक करके बहुत सारे नीडल्स वांग जी की चेस्ट पे, उसकी थाई पे, उसके पैरों पे, उसके तलवों पे, हथेलियों पे, हर जगह हाथों पे घुसाई जा रही है। और जैसे जैसे वो घुसा रही है वैसी वैसी विंग तुरंत जहाँ उसने पहले लगाया था उस एरिया से उन जल्दी जल्दी नीडल्स को निकाल रहा है और फिर इस गर्म पानी के अंदर से कपड़े को क्लीन कर रहा है। जैसे जैसे वही कर रहे हैं तो हर नीडल से थोड़ा थोड़ा खून निकले जा रहा है पूरी बॉडी पे। इतने सारे नीडल्स देखकर और इतने सारे खून निकलता देख के बेचारा न्यूसेन बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है ये दोनों ऑपरेशन करने की जगह अभी तुरंत ही कहीं नहीं वांग जी को मार ही ना दे और उसके चक्कर में कहीं उसे बहुत बड़ी सज़ा ना मिल जाए, क्योंकि बिना किसी इंपीरियर हीलर के, बिना किसी यहाँ बड़े ऑफिसर के इन दोनों को वो ऐसे ट्रीटमेंट करने दे रहा है। इस चीज़ से उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए वो डर के वहाँ आता है और बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोग एकदम से ये सब क्यों कर रहे हो? कहीं कहीं तुम इन्हें मार तो नहीं दोगे? अचानक से न्यूसेन जब घबराता है तो विंग एकदम से अब उस बड़े से बॉल को दोबारा से न्यूसेन के हाथ में देता है और बोलता है, दूसरा लेकर आओ और बहुत सारे कपड़े भी लाना, जिस चीज़ से मतलब वेट क्लोथ भी लाना। जिस चीज़ से न्यूसेन घबरा के यही करने लगता है। वो जल्दी जल्दी से ये काम कर रहा है। इस समय यहाँ कोई मेड भी नहीं है, तो न्यूसेन, यान ली, जंचा और वैनिंग ही विंग और एक तरह से वेंचिंग की मदद कर रहे हैं। अब जब इन लोगों का ये ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद न्यूसेन अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? 2 घंटे से तुमने कितने सारे नीडल्स हांगवंजुन की बॉडी में घुसा दिए? तुम कर क्या रहे थे? हम जो सोच रहे थे वो सच निकला। हमें यकीन नहीं आता कि इतने बड़े महल में फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु के साथ इतना गलत हो रहा था और तुम में से कोई ये देख भी नहीं सका। इस चीज़ से अब न्यूसेन थोड़ा परेशान होता है और बोलता है, हम समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हांगवंजुन का ट्रीटमेंट कितने सालों से नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें लगातार इस टाइप की गलत मेडिसिन दी जा रही थी, जिनके कारण उनका नफ्स खराब होता जा रहा है। हमारा पूरा शरीर हमारा दिमाग चलाता है,
हमारे शरीर के हर भाग से एक नस हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है और उसी से हमारी बॉडी का हर मूवमेंट, हर पार्ट हिलता है। पर कोई पिछले कुछ समय से हांगवेंजुन को इस टाइप की मेडिसिन दे रहा है जिसके कारण उनकी नर्व्स कमज़ोर होती जा रही हैं। धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होती जा रही है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हांगवेंजुन की लोअर पार्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यानी उनके पैर तो अब शायद ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। वो अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो यहाँ तक कि अपनी मतलब एक तरीके से लोगों को अपनी बातें अच्छे से समझा सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सालों से वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो यहाँ पहली बार आए थे उस वॉर के बाद में, तब वो कुछ दिनों तक हिलते भी थे, अपने अंकल और अपने ब्रदर से कुछ बातें भी कर पाते थे, लेकिन वो उसके बाद तो उन्होंने ये बिल्कुल बंद कर दिया। वो बिल्कुल इस टाइप की पोजीशन में चले गए कि वो सिर्फ अपनी नज़रें घुमा सकते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते। उसका कारण यही दवाइयाँ थी। पर ऐसा उनके साथ कर कौन रहा है? ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तुम वाली फैमिली है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इंचार्ज। तुम्हारा काम है पूरे देश की रक्षा करना, इस हमारे किंग और प्रिंस की रक्षा करना। तो तुम इस चीज़ में फेल हो रहे हो। जैंग चैन गुस्से में बीच में न्यूसैन को बोलता है, जिससे न्यूसैन पर बहुत गुस्सा आता है। न्यूसैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को ये बात पता होती? अगर हम लोगों को ये बात पता होती तो हम लोग कब तक उसको पकड़ लेते। सच्चाई तो ये है, ये बात किसी को पता ही नहीं। आज पहली बार तुम लोगों ने हमें ये बात बताई तो पता है, लेकिन मैं तुम दोनों को, यहाँ तक कि यहाँ इस रूम में खड़े हुए हर इंसान को बता देना चाहता हूँ कि ये बातें बिना सबूत के तुम बताओगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है रॉयल हीलर्स, इंपीरियल हीलर्स के सामने कोई तुम्हारी बातें सुनेगा? जब आज तक उन लोगों ने कभी ये बात नहीं बोली तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा इंसान है जो ये सब चीज़ें कर रहा है और उसके बीच में तुम या हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोसु को ऐसे मरते हुए देखेंगे? इसका मतलब हमारी विंग की हस्बैंड की ऐसी डेथ हो जाएगी एकदम से। अब जब ये बात जंचा बोलता है तो विंग थोड़ा गुस्सा होता है। वाइफ, हस्बैंड मैं हूँ, वो वाइफ है, इसे ऐसे मत बोलो। और हाँ, ये बात सही है न्यूसैन, अगर तो अब हमें सच पता भी चल गया तो हम चुप रहकर इन्हें ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकते। हम इन्हें नहीं मरने देंगे। तुम दोनों इन्हें नहीं मरने दोगे। तुम दोनों इनका चुपके से ट्रीटमेंट करो। वैसे भी अब वो तुम्हारे हस्बैंड है। तुम चाहो तो मैं एक इंसान है जिसे ये बात बता सकता हूँ, लेकिन ये बात उनके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे किसी और को बतानी चाहिए। जितना मैं अपने ब्रदर को जानता हूँ, आजकल महल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं होता था। हमारे लैंड महल में पहले इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती थी। मिनिस्ट्रीज को पाने की पॉलिटिक्स, हर चीज़ की पावर को पाने की पॉलिटिक्स, इस चीज़ के बारे में मेरे गगा भी कई बार घर पे डिस्कस करते थे, पर दगा हर बार यही बोलते थे कि वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कोई जिन पे उन्हें शक है वो कोई बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने आज तक मुझे भी उसका नाम नहीं बताया। इसलिए मैं किसी और से तुम्हें ज़रूर मिलवा सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग उनसे सुबह मिलेंगे। अभी तो तुम सिर्फ एक तरह से हांगवेंजुन का इलाज करो छुपके से, और तुम सब लोग मेरे साथ चलो। और ये बोलने के बाद न्यूसैन यानी जैंग चैन और वैनिंग को अपने साथ ले जाता है। वैनचिंग और विंग को वो यहाँ इसलिए छोड़ जाता है कि ये दोनों ही अभी लांगवांग जी का इलाज कर रहे हैं। वहीं वैनचिंग लांगवांग जी के ट्रीटमेंट के बाद वहाँ से चली जाती है एक साइड वाले रूम में, जहाँ पे सर्वेंट और बाकी सब लोग रुके हैं। उसी रूम में अभी वैनचिंग गई है, पर विंग अभी उसी रूम में है और अब वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा कंसर्न से देख रहे हैं। तो तुम ये सब पिछले कई सालों से झेल रहे हो। हमें नहीं पता था कि हांगवेंजुन, द ग्रेट हांगवेंजुन, जिसकी वजह से हम वो वॉर जीते थे, जिनकी वजह से हम सब आज सुरक्षित हैं, वो खुद अपने ही महल में, अपनी ही जिंशी में इतने ज़्यादा अनसेफ थे कि उन्हें कोई इस तरीके से धीरे धीरे मार रहा था। तो तुम्हारा इलाज हम कल से शुरू करेंगे, पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अब जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है मैं वो नहीं होने दूँगा। हाँ, शायद मैं डर गया था, लेकिन अब मैं इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता कि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। तो इसलिए अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। विंग की बात इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि उसे लांगवांग जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब तक विंग इस पर्सन को एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ देखना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब उसे सच पता चलता है कि किस तरीके से कोई इंसान इसके मतलब लांगवांग जी के साथ इतना गलत कर रहा है, तो उसे मन में बहुत दुख हुआ, उसे बहुत बुरा लगा लांगवांग जी के लिए। उसे लगा जिस पर्सन को पूरा क्लैन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, टाइटल देना चाहिए था, किंग बन के रूल करना चाहिए था, उस पर्सन को इस हालत में देखकर कहीं ना कहीं विंग को दिल में बहुत शार्प पेन हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि उसे एकदम से वांगजी के लिए कोई अटैचमेंट या प्यार है, लेकिन हाँ अभी तो उसे वांगजी के ऊपर बहुत संपत्ति और वांगजी को ठीक करने की एक मन में बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही है। उसके दिल ने अब जैसे ठान लिया है कि वो इस इंसान को ठीक करके रहेंगे। वो अब द हंगवन जुन को वापस ग्रेट हंगवन जुन बना के रहेंगे, जिनकी ऑरा को हर कोई रिस्पेक्ट करता था, जो इतने पावरफुल थे कि उनके सामने पूरी की पूरी अगर आर्मी भी आ जाए तो वो एक सेकंड में डरते थे उससे लड़ने के लिए, बल्कि वो एक पहाड़ बन के खड़े हो जाते थे। वो हंगवन जुन, वो पावरफुल हंगवन जुन अब भी वुशान को वापस लाना है। विंग यही सोच के वांगजी के पास में लेट जाता है। वहीं मॉर्निंग में जैसा न्यूज़ ने सोचा था, आज विंग और वांगजी से मिलने कोई आया है। यही विंग अपनी आदत से मजबूर लेट सो रहा था जब उसे ज़ोर ज़ोर से वेंचिंग जो हिला के उठा रही है। वहीं हंगवन जुन के साइड में सोता विंग के हाथ और पैर अभी हंगवन जुन को जकड़े हुए हैं। बेचारे हंगवन जुन तो सीधे स्ट्रेट है, लेकिन विंग जैसे उनके ऊपर टेक ओवर कर चुका है, जैसे वो ऑक्टोपस बन के उन पर लपट चुका है। उनके विंग के दोनों एक हाथ पैर दोनों हंगवन जुन के ऊपर है और सर उनकी चेस्ट पे है, और वो ऐसे ही सो रहा है जिसे वेंचिंग घबराते हुए विंग विंग करके उठो कर रही है। वही सामने खड़ा हुआ एक पर्सन गुस्से में घूर घूर के विंग को देख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मास्टर लैन कुरैन है, जो नी हुसैन और नी मिंजे के साथ यहाँ आए थे। वहीं विंग अब आलस में वो आँख मलता हुआ, क्या है वेंचिंग, तुम इतना जोर जोर से मुझे हिला हिला के क्यों उठा रहे हो, मुझे कितनी मुश्किल से तो नींद आई इस नई जगह। विंग बेचारा नाक मलते हुए ये बोल रहा है बिना ये नोटिस करे कि अब वेंचिंग बिल्कुल चुप होकर शांत होकर खड़ी हो गई। अब विंग आँख मल के पहले वेंचिंग को देखता है और फिर जब से सामने देखा तो उसका मुख जो जिसमें अभी जम्बाई आ रही थी वो कोई ऐसे ही खुला कर खड़ा रह जाता है। और तुरंत जल्दी से बेड से उतर के अपने इन्हीं नाइट हानफू में सबको लान कुरैन को बो करने लगता है। लान कुरैन गुस्से में विंग को देखते हैं और बोलते हैं, दोपहर के 12 बज गए और हमारे महल में अधिकतर लोग 5 बजे उठ जाते हैं। तुम लैन फैमिली के अब मेंबर बन चुके हो, तो तुम्हें लैन फैमिली के रूल्स के हिसाब से ही रहना चाहिए। कल से अगर तुम लेट उठे तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले तुम्हें पूरा दिन घुटनों पर बैठने की ही पनिशमेंट दे दूंगा। ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग थी विभूषण, जल्दी से तैयार हो और मीटिंग रूम में आओ। ये बोल के लान कुरैन वहाँ से सीधा जिनशी भी एक बहुत बड़ा महल है, तो उस महल के मीटिंग रूम में चले जाते हैं। अब वहीं उनके जाते जल्दी से रेडी होता है और वेंचिंग के साथ उन मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। वो सारे गार्ड्स और सर्वेंट जो वांगजी के साथ रहते हैं वो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे वो लोग कल इसलिए नहीं थे क्योंकि इस तरह की एक हिडन शादी करवा रहे थे किंग, तो उस समय इन सारे गार्ड्स और सर्वेंट को यहाँ से भेज दिया गया था। वो जब यहाँ मॉर्निंग में आए तो उन्हें यही पता चला कि अब उनके फर्स्ट प्रिंस यानी हंगवन जुन के साथ उनका हस्बैंड या उनका पार्टनर रहा करेगा, जिसका नाम वी वुशान है, जो मिनिस्टर जियांग के एडॉप्टेड सन है। वहीं विंग और वेंचिंग अब उस रूम में आते हैं जहाँ पे अब लान कुरैन फ्लोर पे बैठे हुए हैं और उनके एक साइड पे फ्लोर वाले जो कुशन्स है उस पे नी हुसैन और दूसरी साइड नी मिंजे बैठे हैं। अब एकदम से लान कुरैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, क्यों नी हुसैन, तुम मुझे कह रहे थे कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलर है, ये बहुत टैलेंटेड और स्किल्ड के साथ स्किल वाले पर्सन है, लेकिन इन दोनों से तो जल्दी उठ के तैयार नहीं हुआ जाता। तुम्हें लगता है कि मैं इनके भरोसे अपना नेफ्यू दे दूंगा? मैं अभी के अभी इन दोनों को इस जिनशे से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पे विंग और वेंचिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कल अगर यही बात इन विंग से बोलते कुरैन तो शायद विंग बहुत खुश होकर कुत्ता नाचता गाता यहाँ से भाग जाता, लेकिन अब वो नहीं चाहता क्योंकि अब वो यहाँ रहकर वांगजी को ठीक करना चाहता है। वो जिनशी से अब तब जाएगा जब उसके साथ खुद हंगवन जुन हाथ में हाथ डाल के जिनशी से बाहर निकलेंगे। हाथ में हाथ नहीं तो कंधे से कंधा मिला के ही निकलें, वो यही सोच रहा है। इसलिए विंग एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एकदम से उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा मास्टर लैन, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं है और सच कहूँ तो मुझे लैन क्लैन के रूल्स की आदत नहीं है। आप मेरे लेट उठने के कारण मुझसे मेरे हस्बैंड को दूर नहीं कर सकते, या ये सच कहें मुझसे मेरे पेशेंट को दूर नहीं कर सकते। अब अचानक से विंग जब ये बात बोलता है तो कुरैन घूर घूर के विंग को देखते हैं और बोलते हैं, पेशेंट? हाँ, मैं और वेंचिंग अब हंगवन जुन की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। हम दोनों भी हीलर हैं, हम लोग भी अपना एक क्लिनिक आपकी ही किंगडम में चलाते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं।
मैं ये और वेंचिंग कई सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम हंगवन जिन की सेवा करना चाहते हैं, हम हंगवन जिन को ठीक करना चाहते हैं। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम एक मामूली से 2 हीलर जो हमारे एक क्लैन में एक मतलब क्लिनिक चलाते हो, वो हमारे प्रिंस हंगवन जिन को ट्रीट कर पाओगे? इतने बड़े बड़े हीलर, इतने बड़े बड़े हम एक तरह से टैलेंटेड एक्सपीरियंस हीलर हम बुला चुके हैं। जब वो कभी हंगवन जिन को ठीक नहीं कर पाए तो हम तुम तो कमज़ोर हीलर्स को क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? आपको थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। इस बात पे आप एकदम से न्यूसेन इन लोगों का साथ देते बोलते हैं, अगर आप परमिशन दें तो मैं भी बीच में बोलना चाहता हूँ। इस बात पे कुरैन इशारा करते हैं तो अब न्यूसेन अपनी जगह से उठ के सीधा वेंचिंग और वैनिंग के बिल्कुल पास आके उनके जैसे वो दोनों घुटने पे बैठे हैं ऐसे ही घुटने पे बैठे हुए बोलते हैं, ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इन दोनों ने कल वो बात साबित कर दी जो आप और मैं नहीं कर सके थे। आपको और मुझे ही पता था कि हंगवन जिन जिस समय हमारे महल में आए थे वो अपने हाथ चला सकते थे, वो उस समय भी बोल सकते थे, और ये बात सिर्फ उस समय आप, मैं, मेरे ब्रदर के अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि किंग के सामने भी उस समय हंगवन जिन कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन कल इन दोनों ने ये बात साबित कर दी। इन्होंने ये बात हमारे मतलब कल मुझे बोली और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये दोनों सचमुच में हंगवन जिन की बॉडी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये बात सुनते ही कुरैन भी एकदम से अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सच है। ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे कि जब हंगवन जिन को यहाँ लाया गया था तो वो बोल सकते थे, लेकिन फिर भी वो सबके आगे नहीं बोलते थे। कोई नहीं जानता था कि हंगवन जिन ऐसा क्यों करते थे, लेकिन अब जब ये बात कुरैन सुनते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सचमुच में ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और शायद ये दोनों उनके फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु यानी हंगवन जिन को ठीक कर सकते हैं। और आज का पार्ट ये रुकता है, तो कल देखते हैं क्या कुरैन मानेंगे और विंग और वेंचिंग क्या सचमुच में हंगवन जिन को ठीक कर पाएंगे, और अगर हंगवन जिन ठीक भी हो जाएंगे तो क्या सचमुच में विंग को उसकी आज़ादी मिल पाएगी। उसके लिए आप मेरे आगे के फैन फिक्शन के पार्ट ज़रूर सुनिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप ये फैन फिक्शन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको इंगेजिंग लग रहा हो। सो बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा।